स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है वुमेन रिलेटेड इनिशिएटिव्स के बारे में। लास्ट 4 to 5 डेज के अंदर में गवर्नमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश हुए हैं, जिसमें वुमेन रिलेटेड जो इनिशिएटिव हैं उनको मेंशन किया गया। आज जिस इनिशिएटिव के बारे में मेंशन किया गया है वो है प्रेग्नेंट वुमेन्स को जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के थ्रू जो बेनिफिट हुआ करता है उसके बारे में। तो जो नंबर ऑफ बेनिफिशरी हैं उसका भी यहाँ पे मेंशन है कि 12 करोड़ के आसपास वुमेन्स हैं, उनको बेनिफिट हुआ है इस एक्ट के थ्रू में। तो क्या बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए एक्ट के बारे में, आपको जानकारी होना चाहिए। क्या यूपीएससी आपसे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा करता है। तो स्टूडेंट, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जिसको 2017 के समय अमेंड किया गया था, और यूपीएससी ने प्रीलिम्स का जो पेपर है 2019 का उसके अंदर में क्वेश्चन है वो पूछा था। तो 2019 में प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया। कल ही हमने रीड किया था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन्स को आप देखिए कि जो डॉक्टर का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है कि फिजिशियन वहाँ पे उनको ट्रीट करेंगे। मंथ का एक डेट हुआ करता है जिस दौरान में। तो स्टूडेंट्स, ये जो इनिशिएटिव है 2015-16 के समय में स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। और इससे रिलेटेड यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 2024 के प्रीलिम्स के अंदर में। अब आपको ये तो प्रीलिम्स के बारे में हुआ, मेंस के अंदर में आप इन इनिशिएटिव्स को कैसे यूज करोगे। सपोज कीजिए आपसे यूपीएससी कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्रिटिकली वे के अंदर में एग्जामिन कीजिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के बारे में, तो उस इनिशिएटिव के जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई वुमेन रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 के अंदर में भी, तो वहाँ पे आप इसको इन जो इनिशिएटिव है उनको कोट करोगे अपने आंसर के अंदर में कि इस एरिया के रिगार्डिंग में कि वुमेन्स को जो बेनिफिट देने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो लाया गया। उनका जो न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आप देखिए कि पोषण अभियान है उसको लाया गया। और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव हैं जिनको आप ऐसे मेंशन है वो करोगे अपने आंसर के अंदर में। अब यहाँ पे हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के बारे में रीड करते हैं। अर्लियर फेज में जो एक्ट हुआ करता था वो था 1961 का मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट था। फिर इसको 2017 के समय अमेंड है वो किया गया, और अमेंड करते हुए क्या चेंज यहाँ पे कर दिए गए कि पहले जो जो लीव्स जो प्रोवाइड किया जाता था वो था 12 वीक्स का, कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको 12 वीक्स का जो पेड लीव्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता था। इसको इंक्रीज करके कर दिया गया 26 वीक्स है वो इसको इंक्रीज है वो कर दिया गया। बेसिक जानकारी अब क्या होना चाहिए। क्या स्टूडेंट, जो डिलीवरी का जो समय होता है उसके अर्लियर फेज के अंदर में भी कुछ लीव्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो आप देखिए कि 8 वीक्स का जो लीव्स हैं वो अर्लियर फेज के अंदर में रहेगा, और जो रिमेनिंग जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे पोस्ट डिलीवरी के दौरान में प्रोवाइड है वो किया जाएगा। वुमेन के द्वारा जब फिर से वर्क को ज्वाइन किया जाता है तो उस समय भी कुछ फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करने होंगे, जैसे कि जो झूला होता है, क्रेचे का जो जो कॉन्सेप्ट है उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश करना होगा, जिससे कि वुमेन है अपने चाइल्ड का वहाँ पे केयर कर सके अपना वर्किंग कंडीशन के दौरान में। तो ये कुछ यहाँ पे जो बेनिफिट्स हैं, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हैं इस एक्ट के बारे में। और आपको क्या जानकारी होना चाहिए, रिसेंटली ये न्यूज़ के अंदर में भी था। क्या स्टूडेंट, जो अडोप्टिंग मदर हैं उनको भी यहाँ पे बेनिफिट रहता है क्या इस एक्ट के थ्रू में। तो आप देखिए कि अडोप्टिंग मदर्स को भी जो 12 वीक्स का जो बेनिफिट है वो दिया गया है, जिसको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है। एक पेटिशन फाइल हुआ था, पेटिशन के अंदर में मेंशन किया गया था कि उनका जो अडोप्टिंग जो चाइल्ड है वो एक एज का जो क्राइटेरिया है उससे लार्जर नंबर में, लार्जर उनका एज ग्रुप है, क्योंकि अडोप्शन का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो स्टूडेंट्स, उनको बेनिफिट है वो नहीं दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि चाहे अडोप्टिंग मदर हो उनको भी 12 वीक्स का जो बेनिफिट है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। क्या स्टूडेंट्स, सभी चाइल्ड्स के ऊपर में ये जो 26 वीक्स हैं वो अप्लाई करता है क्या प्रेग्नेंट वुमेन को। तो आप देखिए कि जो इनिशियली 2 चाइल्ड्स हैं वहाँ तक ही ये बेनिफिट है, इनिशियली फर्स्ट एंड सेकेंड चाइल्ड के ऊपर ही ये बेनिफिट है। अगर थर्ड चाइल्ड है यहाँ पे प्रेगनेंसी के थ्रू में तो उनको जो 12 वीक्स का बेनिफिट रहेगा, जो पहले यहाँ पे ओवरऑल बेनिफिट होता था। तो थर्ड चाइल्ड के ऊपर में 12 वीक्स का बेनिफिट है। नेक्स्ट यहाँ पे जो मेंशन किया गया है वो वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में है, कि जो मदर एंड चाइल्ड हैं बोथ को वैक्सीनेशन है वो प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट यहाँ पे। तो कोई इनिशिएटिव आप बताइए। एक तो आप देखिए कि चाइल्ड के रिगार्डिंग में हम मिशन इंद्रधनुष को रीड करते हैं, मिशन इंद्रधनुष है जिसके थ्रू कुल यहाँ पे जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है।
प्रेग्नेंट वुमेन्स का भी एक टाइम पीरियड फिक्स है कि जो नियर बाई यहाँ पे हेल्थ सेंटर है उसका जो एवरी मंथ का जो 9th डेट है उसको वो पहुँच सकते हैं। फिजिशियन के द्वारा उनको बेसिकली ट्रीट है वो किया जाता है 9th का जो डे है एवरी मंथ के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि न्यूट्रिशनल लेवल के बारे में मेंशन है कि जो चिल्ड्रंस है उनका न्यूट्रिशनल लेवल कैसे इम्प्रूव हो उसके लिए जो इनिशिएटिव चलाए गए हैं, तो पोषण अभियान है वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि पोषण अभियान चलाया गया जिसका ओवरऑल जो पर्पज है वो यही है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू को हमें इम्प्रूव करना है। स्टूडेंट, जब भी मदर एंड चाइल्ड के बारे में मेंशन है तो आपको हमारे जो ग्रास रूट लेवल के 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जिनको कि हम AAA के नाम से जाना करते हैं। कौन से वो ऑर्गेनाइजेशन है? ANM है। ANM कौन है? ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो हेल्थ का फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो आशा वर्कर्स हैं, एक्रीडिएशन सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, जिनको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के थ्रू इनिशियली वे में स्टार्ट किया गया था एज ए वॉलंटियर्स के रूप से। और अब इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो देखने के लिए मिला है कि कैसे प्रेग्नेंट वुमेन का इंस्टीट्यूशन डिलीवरी है वो इनके द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि इनको कुछ इंसेंटिव है वो दिए जाते हैं एवरी जो केस है उसके रिगार्डिंग में। तो इंस्टीट्यूशनल जो डिलीवरी जो इम्प्रूव हुए हैं उसमें आशा जो हेल्थ एक्टिविस्ट हैं उनका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन्होंने कैसे पोषण अभियान के थ्रू न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव किया है। तो ये जो 3A हैं इनको आप अपने आंसर के अंदर में यूज हैं वो कर सकते हो। अब आपसे यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है वो बताना है। DPSP के अंदर में वो आर्टिकल है, किस आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि हमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको इम्प्रूव करना है। क्या वो आर्टिकल नंबर 47 है या कोई अदर आर्टिकल है? उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताओगे। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, हमारे यहाँ पे ज्योतिराव फूले जो सोशल रिफॉर्मर रहे हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड, उनके बारे में मेंशन है। उनका जो 199 जो बर्थ एनिवर्सरी था उस दौरान में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। और अब आप देखिए कि 200 उनका जो बर्थ एनिवर्सरी का समय आने वाला है, तो ये UPSC एग्जाम के लिए भी ऐसा कोई पर्सनैलिटी है जिनका बर्थ एनिवर्सरी है या उनका डेथ का जो समय है जो 100 ईयर्स, 150 ईयर्स, 200, 400 ऐसे कुछ हुआ है, तो वो एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। अब आपको ज्योतिराव फुले के बारे में क्या पता होना चाहिए? एक तो आपको होमवर्क है यहाँ पे, जैसे आर्टिकल 47 का होमवर्क है या न्यूट्रिशनल वैल्यू का होमवर्क ये है कि ज्योतिराव फुले को जो महात्मा का हम रीड करते हैं, महात्मा का जो टाइटल है वो किन्होंने दिया था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। कल हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा था। तो आप देखिए कि जो दलित टर्म आप काफ़ी बार रीड करते हो, जो कि ओप्रेस क्लास जो वल्नरेबल सेक्शन है उसके लिए यूज की जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने जो दलित टर्म है उसको यूज किया था पब्लिक डोमेन के अंदर में। इनका जो वाइफ है सावित्रीबाई फुले, जिनको कि हम वुमेन टीचर के रूप से भी रिकॉग्नाइज करते हैं, और बोथ कपल्स ने मिलके 1848 का वो समय है जब गर्ल चाइल्ड स्कूल है, गर्ल्स का जो स्कूल है उसको यहाँ पे ओपन है वो किया गया था। तो स्कूल है वो इनके द्वारा ओपन किया गया। फिर आपको 1873 के समय इनका एक जो राइटिंग है जिसको सत्य शोधक, सॉरी इनका ऑर्गेनाइजेशन है सत्य शोधक समाज, उसके बारे में मेंशन है वो किया गया 1873 के समय में, उसको इस्टेब्लिश किया गया सत्य शोधक समाज को। तो हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन है वो क्रोनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से पूछ लिया जाए कि जो सत्य शोधक समाज है, आनंद मठ है, आर्य समाज है, और आप देखिए कि जो ब्रह्म समाज है इसमें सबसे पहले किसका इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था, तो ब्रह्म समाज है जो 1828 के समय में इस्टेब्लिश है वो कर दिया गया था। अब 1873 के समय में सत्यशोधक समाज उसका इनका द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया। बॉम्बे जो मिल हैंड एसोसिएशन है, NM लोखंडे नाम के एक पर्सन हुआ करते थे वर्किंग क्लास के मूवमेंट से रिलेटेड। तो NM लोखंडे जो हैं उनके साथ में मिलके इन्होंने बॉम्बे जो मिल हैंड एसोसिएशन है उसका इस्टेब्लिशमेंट है वो किया था, तो वर्किंग क्लास से भी रिलेटेड थे। गुलामगिरी इनका एक राइटिंग है, गुलामगिरी के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो इनका एक राइटिंग है। और दीन बंधु नाम का एक न्यूज़पेपर हुआ करता था जो भी इन्होंने स्टार्ट है वो किया था। तो ये इनके कुछ बेसिक वर्क हैं लाइफ इवेंट्स से रिलेटेड, जिनको आपको GS पेपर 1 में आपसे सवाल हो सकता है, आपसे प्रीलिम्स पेपर में सवाल हो सकता है इनसे रिलेटेड। और कभी कभी कंटेम्प्रेरी जो एक पर्सनैलिटी दूसरे के साथ में कंटेम्प्रेरी है उसके बारे में भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पाकिस्तान ने जो मीडिएट करते हुए या आप देखिए कि जो नेगोशिएट करते हुए यहाँ पे जो पीस का इस्टेब्लिशमेंट करवाया है उसी के बारे में है कि पाकिस्तान के वहाँ पे जो US के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, US का जो डेलीगेशन है वो भी पहुँचा है, ईरान का डेलीगेशन भी यहाँ पे पहुँचा है।
बट यहाँ पे एक वन काइंड ऑफ आयरनी आप देखिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग क्या है कि वहाँ के जो 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 मिलिट्री के जो हेड हैं, जो उनको फील्ड मार्शल का उन्होंने अपना टाइटल अडॉप्ट भी किया था लास्ट ईयर के दौरान में, आसिम मुनीर के द्वारा एवरी डेलीगेशन को रिसीव है वो किया गया था। हर एक डेलीगेशन को उन्होंने रिसीव किया। यूएस के समय में उनका जो जो डिप्लोमेटिक वे के थ्रू जो अटायर है वो पहना गया था। ईरान के समय में उन्होंने मिलिट्री का जो जो ड्रेस है वो वहाँ पे पहना था। तो ये शो करता है कि कैसे मिलिट्री का वहाँ पे डोमिनेशन है उस कंट्री के अंदर में, कि मिलिट्री ही कंप्लीटली जो पावर है उसको रेगुलेट करता है। कि फॉरेन डेलीगेशन का भी विजिट है तो उस दौरान में मिलिट्री हेड के द्वारा उनको रिसीव है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये जो जो टॉक्स हैं उनके बारे में, तो टॉक्स के अंदर में आप देखिए कि ईरान के जो इजराइल का जो लेबनान के ऊपर में अटैक है वो भी रिड्यूस हो, उसको भी यहाँ पे कंसीडर है वो किया गया है। एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन है वो नहीं आएगा कि कहाँ पे जो टॉक्स हैं वो ऑर्गेनाइज हुए थे। बेनिफिट क्या होगा इसका? बेनिफिट ये होगा कि ग्लोबल ऑर्डर के अंदर में पीस का इस्टेब्लिशमेंट हो, स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वो फिर से ओपन हो, जिससे कि कंटिन्यूस जो सप्लाई है एनर्जी प्रोडक्ट्स का जो सप्लाई है वो हो सके, और जो डिस्टरबेंस हुआ है उसको यहाँ पे रिड्यूस है वो किया जा सके। पॉजिटिव आप देखिए कि इम्पैक्ट हुआ है, हमारा जो फर्स्ट वेसल है वो क्रॉस किया है स्टेट ऑफ हॉर्मूज को इस नेगोशिएशन के बाद में, ये यहाँ पे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अर्तमीज सेकंड नाम का जो यहाँ पे मिशन है उसके बारे में है। तो आप देखिए कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसके आउटसाइड एरिया में अराउंड 50 ईयर्स के बाद में फर्स्ट टाइम ह्यूमंस को सेंड किया गया था, जो कि आसमान में गए हैं, वहाँ पे मून के एरिया को उन्होंने एक्सप्लोर किया है और वापस से आए हैं। तो अर्तमीज जो मिशन है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ये मिशन है वो किससे रिलेटेड है, किसका है, ये नासा का ये मिशन है बेसिकली। फिर आप देखिए कि हमारा जो फर्स्ट स्वदेशी बैंक है उसके बारे में है, पंजाब नेशनल बैंक, जिसको फर्स्ट स्वदेशी बैंक है वो बोला करते हैं। 1894 के समय जो लाला लाजपत राय हैं उनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कि इससे पहले इंडिया में बैंक नहीं होते थे, हिंदुस्तान बैंक था और भी काफ़ी सारे बैंक है वो होते थे, बट वहाँ पे फॉरेन जो पर्सनल हैं उनका इंगेजमेंट था उस बैंक के अंदर में। ये जो पंजाब नेशनल बैंक है जिसको 1894 में सेटअप किया गया, ये हमारा फर्स्ट स्वदेशी बैंक था जिसमें इंडियंस पर्सन है उन्हीं का लार्जर वे में एसोसिएशन था। तो ये आपको एक हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। और अर्लियर फेज में आप देखिए कि जहाँ जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वहीं पे ही जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उनका भी डेवलपमेंट हुआ। जैसे हमारा जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, गुजरात महाराष्ट्र का एरिया, जो कलकत्ता का एरिया है, वहाँ पे ही जो अर्लियर फेज में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे और वहीं पे ही आप देखिए कि जो इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। एक्सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे पोर्ट होता था, तो ये भी एक मेजर रीजन है। पंजाब में ये जो पंजाब नेशनल बैंक को जो सेटअप किया गया था वो किया गया था लाहौर के अंदर में, लाहौर जो कि उस समय हमारा जो यूनाइटेड इंडिया है उसी का पार्ट होता था। बांग्लादेश के जो लीडर हैं, जो जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के लिए आए थे और आने वाले समय में उनके प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं। तो डिस्कशन ये किया गया है कि जो फॉर्मर जो पॉलिटिकल लीडर हैं शेख हसीना, उनको एक्स्ट्रा डेट है वो किया जाए बांग्लादेश के अंदर में। तो यही उन्होंने अपना मेन जो एजेंडा है वो बताया है। इंडियन ओशियन जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ है अभी मॉरिशस के, वहाँ पे भी उन्होंने इसी पॉइंट को डिस्कस है वो किया है। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्या बांग्लादेश के साथ में एक्स्ट्राडिशन का ट्रीटी है क्या? तो आप देखिए कि 2012 के समय में हमने एक्स्ट्राडिशन का जो ट्रीटी है उसको साइन किया था। बस इसी ट्रीटी का जो 2016 के समय एक क्लोज है जो मेंशन करता है कि पॉलिटिकल नेचर के अंदर में अगर कोई एक्स्ट्राडिशन करना है तो उसको डिनाई किया जा सकता है। कि जो पॉलिटिकल नेचर के अंदर में कोई एक्स्ट्राडिशन है किसी पर्सन का जो कि पॉलिटिशियन है, तो उनका डिनाई है वो यहाँ पे हो सकता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि अभी जो एनर्जी क्राइसिस हुआ उसमें इंडिया ने पेट्रोल एंड डीजल है उसको सप्लाई किया था बांग्लादेश को, और उसके बाद में हमारे जो रिलेशंस में भी एक लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट है वो देखने के लिए मिला, जो कि 2024 में जब वहाँ पे पावर का चेंज हुआ उसके बाद में एंटी इंडिया सेंटीमेंट है जो बांग्लादेश के अंदर में कंटिन्यूस वहाँ पे था। नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस के बारे में है। तो हमारे जो इंडियन ओशियन रीजन के जो आइलैंड कंट्रीज हैं उनका ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होता है। इंडिया फाउंडेशन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऑर्गेनाइज है वो किया करता है। एक इंडियन ओशियन कमीशन भी है। एक तो आप देखिए कि इंडिया का इनिशिएटिव है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है जिसमें 23 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जो साउथ अफ्रीका, मडागास्कर, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो कंट्री हैं वो इस इंटरनेशनल रिम एसोसिएशन का पार्ट है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का। इंडियन ओशियन जो कमीशन है, इंडियन ओशियन कमीशन आप देखिए कि जो 5 मेन कंट्रीज हैं, 5-6 मेन कंट्री हैं, मॉरिशस है, सेशेल्स है,
रियूनियन जो कि फ्रांस का टेरिटरी है, उन सभी का वो ऑर्गेनाइजेशन है। मडागास्कर भी उसके अंदर में है। और इंडियन ओशियन जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ है वो एक इंडिया फाउंडेशन नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको करता है। सेक्रिलेज के बारे में है, आप देखिए कि पंजाब के अंदर में जो लॉ हैं उनको यहाँ पे स्ट्रिंजेंट किया गया है, लॉ को मोर पावर है वो दिया गया है कि लाइफ टर्म का जो इम्प्रिजनमेंट है वो हो सकता है कि किसी पर्सन के द्वारा अगर सेक्रिलेज किया जाता है, स्पेशली जो बेअदबी जिसको बोला करते हैं उसके बारे में। यहाँ पे हमारा जो जो आप देखिए कि भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर में आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि स्ट्रिंजेंट जो लॉज हैं वो नहीं है, तो इस वजह से पंजाब गवर्नमेंट अपना जो चेंज है वो लेके यहाँ पे आया है। सेंसस के बारे में है, सेंसस का जो मस्कट है वो क्या है, विकास और प्रगति, विकास और प्रगति है वो इसके मस्कट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है उसको कैरी आउट करता है। और 1971 के समय से 2 फेज के अंदर में हमारा सेंसस कंडक्ट होता है। एक में जो एन्यूमरेशन है, जो हाउस का लिस्टिंग है वो किया जाता है, और फिर सेकंड में पॉपुलेशन का जो कैलकुलेशन है वो किया जाएगा। क्या यहाँ पे हाउस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो कैलकुलेट होता है, जैसे किसी हाउस में कितना जो यहाँ पे व्हीकल्स हैं, कितना वहाँ पे अदर थिंग्स हैं जिसका कैलकुलेशन होगा, क्या इसके ऊपर में कोई टैक्स लगेगा? तो टैक्स नहीं लगता है। ये इन्फॉर्मेशन जस्ट एज ए प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी या किस तरीके से पास में लोगों के पास में अवेलेबिलिटी है उसके लिए किया जाता है, जो कि आने वाले समय में जो पॉलिसीज है उसमें इसको यूज किया जा सके कि कितने लोग हैं जिनको बेनिफिट का कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें बिहार के चीफ मिनिस्टर के बारे में है। अब आप देखिए कि डबल मेंबरशिप के बारे में जब हम रीड करते हैं तो डबल मेंबरशिप क्या है कि कोई पर्सन है जो 2 हाउसेज का मेंबर बने, चाहे वो पार्लियामेंट के 2 हाउस हो या स्टेट का एक हाउस और पार्लियामेंट का हाउस हो। अभी इन्होंने राज्यसभा का जो ओथ है वो लिया था, और बिहार के अंदर में भी आप देखिए कि जो जो डबल हाउस एग्जिस्ट करते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वहाँ पे भी किसी हाउस के मेंबर थे, तो आने वाले समय में रिजाइन करेंगे, क्योंकि डबल मेंबरशिप है जो हमको डिसाइड करना होता है एक टाइम पीरियड के अंदर में एक ही हाउस का मेंबर है वो पर्सन रह सकता है। तो ये उनके बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो यूएस के विजिट के लिए गए हैं, और वहाँ पे उन्होंने इंडिया यूएस का जो जो कोऑपरेशन है उसके बारे में डिस्कस किया कि न्यूक्लियर कोऑपरेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने आप देखिए कि एक नया बिल भी लेके आए थे सिविल न्यूक्लियर एक्ट के रिगार्डिंग में, सिविल न्यूक्लियर सेक्टर के रिगार्डिंग में। एक्सप्लोरेशन जो एलपीजी का एक्सपोर्ट है उसके भी बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि एलपीजी का जो एक्सपोर्ट है वो यूएस इंडिया के लिए करे। और इंडियन गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड भी बताया था कि हाँ, अभी हमारा जो 14 के आसपास ऐसे कंट्री हैं जिनसे हम क्रूड ऑयल है वो परचेज करते हैं। हमारा डाइवर्सिफाई करने का कोशिश किया है हमने, किसी एक कंट्री के ऊपर हम डिपेंड ना करें, क्योंकि कोई भी क्राइसिस है तो उस कंट्री में अगर कोई क्राइसिस होता है वो हमें इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कूनो नेशनल पार्क के बारे में है, जहाँ पे चीताज को रखा गया है। तो आप देखिए कि हमारा जो इंडियन चीता है उनके उनके जो जो चाइल्ड है उनका बर्थ को यहाँ पे बताया गया कि इंडिया के अंदर में जो चीता है वो उसका जन्म हुआ था, और अब उनके जो चाइल्ड हैं वो हुए हैं। तो एक वन काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग है कि 2022 में जो चीता को जो स्टार्ट किया जाता है प्रोजेक्ट चीता को, और जब अफ्रीका से हम जो जो अफ्रीकन चीताज को लेके आए उसका पॉजिटिव रिजल्ट है ये हुआ है, जिससे कि आप देखिए कि उनके जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। एशियाटिक चीताज के बारे में अगर हम रीड करें, एशियाटिक चीताज हैं वो कहाँ पे पाया करते हैं, ईरान के अंदर में वो पाया करते हैं। ओनली ईरान के अंदर में उनका प्रेजेंस है, और ईरान ने डिनाई कर दिया था इंडिया को देने से, क्योंकि उनका 40 से 50 के आसपास जो नंबर्स हैं वो हुआ करते थे। फिर आप देखिए कि इंडियन ओशियन रीजन के बारे में है कि जो ईरान का जो शिप के ऊपर में जो अटैक किया गया, जो टॉर्पीडो किया गया उनका जो शिप को, और जो उनके जो सोल्जर्स हैं उनका डेथ हुआ था, तो ये फिर से नहीं होना चाहिए इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में, ये मॉरिशस के एक लीडर ने कहा है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पता होना चाहिए, इंडिया का जो स्टैंड है इंडियन ओशियन रीजन के बारे में। हम एक तो अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से सेटअप करते हैं कि इंडियन ओशियन रीजन की किसी कंट्री को कोई क्राइसिस है तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने की वजह से हम फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे रेस्पॉन्ड है वो किया करते हैं। कभी हमारा एक सागर इनिशिएटिव होता था जिसको हमने एलिवेट करते महासागर के रूप से चेंज किया है कि महासागर जो इनिशिएटिव है उसको हम कैरी आउट हैं वो किए हैं। इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर भी है जो रियल टाइम डाटा है उसको प्रोवाइड करता है इंडियन ओशियन रीजन के बारे में। इंडिया की ये कुछ इनिशिएटिव है इस रीजन से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो बीएसएफ है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर में,
तो वहाँ पे कुछ रेप्टाइल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए था कि जो हमारे इंसर्जेंट्स हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो वहाँ से आते हैं बॉर्डर एरिया से, उनको रोकने के लिए हम कुछ रेप्टाइल्स, जैसे कि आप देखिए कि जो यहाँ पे स्नेक्स हैं, जो क्रोकोडाइल्स हैं, उनको उस जो मडी एरिया है, जो वाटर एरिया है, उसके अंदर में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और बॉर्डर के थ्रू जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोका जा सके। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि प्रोजेक्ट तो बेटर है इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है 4096 किलोमीटर का, वहाँ पे ये इन्फिल्ट्रेशन का जो जो प्रॉब्लम है उसको कमी करेगा। बट कुछ कंसर्न भी हैं। एक तो लोकल कम्युनिटी वहाँ पे रहा करती है उस एरिया के अंदर में, तो उनको कंसर्न है, उनको इम्पैक्ट ना हो। सेकंड आप देखिए कि जो यहाँ पे रेप्टाइल्स को जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो अदर एरिया से रहेंगे, तो उनका वो सर्वाइवल के रिगार्डिंग में एक इश्यू है, रेप्टाइल्स का जो सर्वाइवलिटी है उसके बारे में एक इश्यू है यहाँ पे, तो उनके बारे में डिस्कशन है। 4096 किलोमीटर का ये बॉर्डर है, जो 5th लार्जेस्ट बॉर्डर है किन्हीं भी दो कंट्रीज के बिटवीन के अंदर में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके रिगार्डिंग एक माइथोज नाम का जो मॉडल है जो डेवलप किया गया है। मैक्सिमम आपको मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। यूपीएससी आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो मॉडल को मेंशन कर देगा और क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ये किससे रिलेटेड है, क्या ये पेस्टिसाइड है कोई यहाँ पे, क्या कोई साइंटिफिक जो स्पेस के अंदर में जाने वाला कोई शिप है, तो ये पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उड़ीसा के बारे में मेंशन किया गया। उड़ीसा का आप देखिए कि एक पीवीटीजी नाम का जो कम्युनिटी है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप हैं उनके बारे में है। अब ये जो कम्युनिटी है वो कौन सा है, लांजिया सोरा इस कम्युनिटी का नाम है। कौन सा नाम है स्टूडेंट्स, लांजिया, लांजिया सोहरा। अब ये जो कम्युनिटी है वो रहा करती है रायगढ़ और जो गजपति नाम का जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है उड़ीसा का, वहाँ पे। हमारे कंट्री में जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी जो पाई जाते हैं किसी स्टेट में, जो उड़ीसा स्टेट के अंदर ही पाए जाते हैं। 2019 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने आपसे ये क्वेश्चन है वो पूछा था उड़ीसा के बारे में कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजी हैं वो कहाँ पे हैं, उड़ीसा के अंदर में है। अब उनका जो 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 कल्चरल थिंग है उसको आज फोटो के थ्रू शो किया गया है। द हिंदू का संडे के न्यूज़पेपर को फोटो के थ्रू इस तरीके से शो किया जाता है कि कैसे उन अपना जो कल्चर है उसको वो कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन किया गया, पाकिस्तान ने जो सऊदी के वहाँ पे फाइटर जेट भेजे हैं, तो इनका ये खुद का जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और सऊदी का, एक दूसरे को जो सपोर्ट करेंगे उसके बारे में है ये मेंशन। और आप देखिए कि जैसे कलेक्टिव डिफेंस का मैकेनिज्म नाटो के वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सीएसटीओ के वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसी तरीके से जो सऊदी एंड पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि एक दूसरे को डिफेंड करेंगे अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो। नेक्स्ट अगर हम, पाकिस्तान ओनली कंट्री है, ओनली इस्लामिक कंट्री है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन है, उसका अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, चागोज जो आइलैंड है, जो डियागो ग्रासिया जो बेस है यूएस का, उसके बारे में है। यूके ने एक प्रपोजल रखा था कि वो इसको यहाँ पे सीड करेंगे, जो लोकल कम्युनिटी है उसी को प्रोवाइड करेंगे। यूएस ने उसको क्रिटिसाइज किया। अब ये जो प्रपोजल है उसको होल्ड के ऊपर में रखा गया है कि वो अभी उसके ऊपर डिसीजन है वो नहीं लेंगे। डियागो ग्रासिया जो कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में सिचुएटेड है। आर्टेमिस सेकंड के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वापस से आए हैं पैसिफिक ओशियन के अंदर में, उनका जो यहाँ पे जो लैंड है वो किए हैं, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया। और 50 ईयर्स के बाद में कोई एक आउटर स्पेस के एरिया के अंदर में इस तरीके से जो भेजा गया है ह्यूमंस को। नेक्स्ट आप देखिए कि यूक्रेन ने अटैक किया है रसिया का जो कुर्स्क रीजन है, जो कि यूक्रेन के साथ में एरिया शेयर करने वाला है। बेलग्रोड नाम का जो रीजन है वहाँ पे यूक्रेन का जो अटैक है वो हुआ है रसिया के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें हजीबुल्लाह के बारे में, हजीबुल्लाह जो लेबनान ने इजराइल से जो टॉक्स किया है स्ट्राइक को रिड्यूस करने के लिए, उसको हजीबुल्लाह कंडेम करता है, जो एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है लेबनान के, वहाँ पे इनका प्रेजेंस है। यूएस ने अपना वॉरशिप को डिप्लॉय किया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वहाँ पे माइंस को क्लियर करने के लिए, कि वहाँ पे माइंस वो नहीं होना चाहिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के एरिया के अंदर में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।